नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और सुबह की ताजा खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के सीएम धामी ने काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासीय योजना का शिलान्यास किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने देश में कथित रूप से बढ़ती आय असमानता और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली से ज्यादा गुजरात में दिन बिता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में निरीक्षण किया। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। तो चलिए बुलेटिन की खबर को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम धामी ने काश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासीय योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,700 परिवार को मकान आवंटित किए। शिलान्यास और लोकार्पण का एक कार्यक्रम काशीपुर के उदयराज हिंद इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 प्रदेश के आवासीय मंत्री भी शामिल रहे। पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70,000 से अधिक आवासों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर से आवासीय योजना के तहत जिले की 9 शहरों की योजनाओं का शिलान्यास किया। आवास बनने के बाद 7,700 परिवारों को मकान आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2024 तक सभी जरूरतमंद परिवार के पास अपना मकान होना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इसके साथ ही उत्तराखंड वन विभाग विकास निगम के अध्यक्ष और चपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी भी वहां मौजूद रहे। उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के परिसर में आयोजित कार्यक्रम के बाद भी सीएम धामी का व्यस्त कार्यक्रम रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद सीएम धामी ने मां मनसा देवी मंदिर के स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हो रहे। सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शोभा यात्रा में शिरकत किया। उसके सामने सीएम धामी ने साथ ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस स्तर पर शोषितों और वंचितों का आज सशक्तिकरण हो रहा है, वैसा आपसे पहले कभी नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर, जिनका उत्तराखंड की धरती से एक विशेष लगाव है, उन्होंने स्वयं कई बार कहा, कई मंचों पर कहा कि मेरा उत्तराखंड की धरती से कर्म और मर्म का रिश्ता है, एक जुड़ाव है उनका। और कभी भी हम उनके पास जाते हैं तो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना हम बताते हैं, जितना हम उनसे अपेक्षा करते हैं, वो उससे कहीं आगे बढ़कर हम लोगों की पीठ थपथपाते हैं और हमारे यहाँ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान होती है। इसके अनेकों उदाहरण है भाइयों बहनों। एक उदाहरण यही है कि यहीं पर हमारे यहाँ ऋषिकेश में एक बड़ा एम्स चल रहा है, बड़ा एम्स जिसमें हजारों लोग रोज ओपीडी में अपनी सेवाएं लेते हैं। वहीं हमने जब उनसे अनुरोध किया कि हमको एक कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी एक एम्स की जरूरत है, एक एम्स कुमाऊं क्षेत्र में भी खुलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको उधम सिंह नगर में ही रुद्रपुर के पास ही दूसरा एम्स भी हमको स्वीकृत कर दिया। भाइयों बहनों, उसकी भी जमीन स्वीकृत हो गई। आने वाले समय में हमको जिस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, अपनी स्वास्थ्य की सेवाओं को लेने के लिए अनेकों जगह भटकना पड़ता था, अब हमको भटकियों ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है, लेकिन उसे घर नहीं कह सकते। वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हों, तब एक इमारत घर बन जाती है। हमारे बीच आज अनेकों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए अपना घर किसी सपने से कम नहीं है, और वो बरसों की मेहनत के बाद भी अपने इस सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। जब एक गरीब को घर मिलता है
तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है, वो एक नई उम्मीद और आशाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए गरीबों को अपना पक्का घर देने का हमारा ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह अभियान एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये प्रदेश के एक एक वंचित को इस बात का विश्वास देने की प्रतिबद्धता है, एक संकल्प है कि सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि के मान में रविवार का रात गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान कर लोक कल्याण की मंगल कामना की। रविवार शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार से लेकर नवमी तिथि के मान में कन्या पूजा तथा दशमी तिथि पर गोरक्षपीठ के निकलने वाले परंपरागत विजय शोभा यात्रा तक गोरक्षपुर पर उपासना करते रहेंगे। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूरे विधि विधान से संपन्न किया। हवन कर उन्हें आदि शक्ति से लोक कल्याण की मंगल कामना की। नवमी तिथि को सुबह यानी कि आज सुबह देवी भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद मुख्यमंत्री पीठ से बाहर निकलेंगे और कन्या पूजन करेंगे। नवमी तिथि वाले दिन ही दशमी तिथि चढ़ने के बाद वह परंपरागत विजय शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान रविवार रात गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। रविवार रात महानिशा पूजा से पूर्व सप्तमी तिथि के मान में मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि की सुबह व शाम के सत्र में विधि विधान से पूजा हुई। सुबह के सत्र में पूजन अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले देश में कथित रूप से बढ़ती आय असमानता और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की है। आरएसएस के महासचिव ने कहा कि गरीबी हमारे सामने दानव जैसी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। हालांकि होसबाले ने यह भी कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत और केंद्र सरकार की कई अन्य पहलों जैसी एफपीओ, जनधन और स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल क्रांति से संबंधित कार्यक्रमों की सराहना करता है। संघ के स्वदेशी जागरण मंच यानी कि एसडीएम दवाइया आयोजित एक वेबिनार कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम इस बात का दुख होना चाहिए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। गरीबी हमारे सामने एक दानव जैसी चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस दानव को हम खत्म किया जाए। उन्होंने अर्थव्यवस्था में खराबी के लिए पिछली सरकार को भी दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में 4 करोड़ बेरोजगार है। ग्रामीण क्षेत्र में 2.2 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 1.8 करोड़ बेरोजगार है। संबल सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 7.6% आंकी गई है। बेरोजगार पैदा करने के लिए हमें न केवल अखिल भारतीय योजनाओं की आवश्यकता है बल्कि स्थानीय योजनाओं को भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाओं में है। भारत के शीर्ष 1% आबादी के पास देश की आय का 5वां हिस्सा है और साथ ही देश के 50% आबादी को कुल आय का केवल 13% ही मिलता है। उन्होंने पूछा कि क्या यह अच्छी स्थिति है। इसलिए शास्त्र और लोक के बीच के इस भेद को हमें एक दृष्टि से 2 क्लासिफिकेशन समझने के दृष्टि से करना अलग है, लेकिन राष्ट्र की अभिव्यक्ति, समाज की चेतना, मनुष्य की उन्नति, हम सबके जीवन के धर्म को निभाने का जो कार्य है, इसमें इस भेद को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लगता है। तो अभी लोक मंथन के इस लोक परंपरा के जो अंतिम सत्र में हमें यह परंपरा कहते हैं। परंपरा कहेंगे तो यह हम क्या कह रहे हैं, परंपरा जो 100 साल पुराने तक था तो वो परंपरा है। आज
वह म्यूजियम पीस, वह सेमिनार के विषय, वह पुस्तक के अंदर लेखों में प्रकट होने वाली बात, वह चित्रों में कहीं रहे, जीवन में उसके कोई प्रत्यक्ष स्थान है या नहीं है। यह यदि परंपरा है, उस परंपरा को अगली पीढ़ी में देते हुए अपने को उसको जीवन में प्रयोग और अनुभव करते रहना, तभी वो परंपरा होती है। जिस समाज ने इस परंपरा को रोक दिया, अगली पीढ़ी को उसको देने के लिए समर्थ नहीं बना, अपने लिए वो प्रयोग करने के परिश्रम उसने नहीं किया, वो परंपरा टूटती है और वह म्यूजियम पीस बनकर रह जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली से ज्यादा गुजरात में दिन बिता रहे हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल एक के बाद एक गुजरात दौरा कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने रविवार को वादा किया उनकी पार्टी गुजरात की सत्ता में आए तो प्रत्येक गाय के लिए पालक का रोजाना 40 रुपए दिए जाएंगे और गैर दुधारू मवेशियों के लिए प्रत्येक जिले में एक गौशाला बनाई जाएगी। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस आपके मतों को काटने के लिए एकजुट है और खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पार्टी आप राज्य में अगली सरकार बना रही है। केजरीवाल ने राजकोट में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में हम प्रत्येक गाय पर 40 रुपए रोजाना देते हैं। दिल्ली सरकार इसमें से 20 रुपए देती है, बाकी 20 रुपए नगर निगम देता है। अगर गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो हम गायों को पालने के लिए प्रत्येक गाय पर 40 रुपए रोजाना देंगे। उन्होंने बताया कि गैर दुधारू और आवारा पशुओं के लिए प्रत्येक जिले में गौशाला बनाई जाएगी। केजरीवाल ने वादा किया है कि आप सरकार राज्य में गायों की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने अहमदाबाद में जिस रिक्शा चालक के यहाँ रात्रि भोजन किया था उसके बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह लोगों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कहा कि वे चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी के, उन्हें मुझे रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया था। मैं यह सोचे बिना ही वह किसी पार्टी का समर्थन करता है। वे अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी को मत दे सकते हैं। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं। 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर तो हर गाय के रखरखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे और हर जिले के अंदर पांजरा पोल बनाया जाएगा ताकि जो ऐसी गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं या जो सड़क पे घूम रही हैं, उनको भी वहां पे उनका भी रखरखाव किया जा सके और भी गाय के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में निरीक्षण किया था। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करते हुए वहां व्यवस्थाएं भी देखी। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों से बातचीत की थी। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से भी उप मुख्यमंत्री ने बातचीत की। इसके बाद उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया था और अस्पताल परिसर में बैठे मरीजों के तीमारदारों के साथ बातचीत कर वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली थी। इस दौरान सीएम डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार और सीएम राकेश सिंह ने दवाइयों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अध्यक्ष विजय शुक्ल से बूथ पर हुए कार्यक्रम के तहत कार्यक्रमों में जानकारी ली थी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सभी बूथों पर 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम को आयोजित हुए थे। अब सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना काम करेंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को से भी उप मुख्यमंत्री ने बातचीत की थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के जनपद में दौरे पर कारण सामुदायिक अस्पताल को अवकाश में खुला रखा है। चिकित्सक ने व्यवस्था को दुरुस्त रखा।
मुजफ्फरनगर जनपद में सभी नागरिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए हमारी सरकार का संकल्प है। हमने अस्पताल परिसर में मरीजों के परिजनों से भी बात की है और मरीजों से भी मुलाकात की है। अच्छी व्यवस्था चल रही है। चिकित्सकों के साथ बैठक करके यहाँ पर जो और भी दुरुस्त करने की स्थान है उनको हम ठीक करने के लिए कहे हैं। सबको निःशुल्क दवाइयाँ तत्काल मिले, ऐसे भी निर्देश दिए हैं। हर स्थिति में हमारी सरकार मरीजों के साथ खड़ी है, उनको किसी भी तरह की पीड़ा हम नहीं होने देंगे। सर, मुजफ्फरनगर फर्जी अस्पतालों का गढ़ बन चुका था। अभी पिछले 2 दिन पहले एक चेकिंग अभियान चलाया था, 50 से ज्यादा अस्पताल सील हुए। क्या तो आप तो अच्छा बात बता रहे हैं। अब किसी को भी हम गलत काम करने की अनुमति नहीं देंगे, जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. दीदी, अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करता है चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 6 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 नवंबर को 6 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर को काउंटिंग के बाद परिणाम घोषित किया जाएंगे। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है। नामांकन पत्र की जांच 15 अक्टूबर को होगी, वहीं नाम वापसी की तारीख 17 अक्टूबर तक है। बता दें कि जिन 6 राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव होना है उनमें बिहार के मोकामा और गोपालगंज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की घोला, गोरखनाथ, हरियाणा का आदिमपुर, तेलंगाना का मुरुगोडे, ओडिशा का धर्मनगर है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता से तलवार ने सवाल उठाते हुए कहा है कि टारगेटेड हिंसा के मामलों में देश के शायद ही कभी राज्य की जवाबदेही देखी है। तलवार ने रविवार को यहाँ के श्री पटेल स्मरणांजलि व्याख्यान देते हुए कहा कि लक्षित हिंसा की कहानी के आधार की शुरुआत भड़काऊ भाषणों और नफरती लेखन के साथ होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे हिंसा के पीड़ितों को अपराधियों के लिए सजा सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तलवार ने कहा कि नतीजा क्या है, हमारे देश में राज्य की जवाबदेही विरले ही होती है। 1984, 1992 और 2002 के दंगों के मामलों में कितने लोगों को सजा दी गई है, ये सवाल हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि गहरे ध्रुवीकरण के मुद्दे पर जनता के बीच काम करना आसान नहीं है और इस पर सोशल मीडिया का प्रभाव भी बहुत अधिक है। सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि देश में जो प्रक्रिया देखी जा रही है वह यह है कि हिंसा को अंजाम देने वाले लोगों को सत्ताधारी पार्टी का समर्थन मिल रहा है और इसका एक पुराना इतिहास है। उन्होंने दावा किया कि 6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो हुआ वह खुद को दोहराता हुआ प्रतीत होता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से जन स्वराज अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इस पदयात्रा की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की। बता दें कि इस अभियान के तहत प्रशांत किशोर 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलेंगे।
पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बिहार के हर पंचायत और प्रमुख के प्रचंड में पहुंचने का प्रयास करेंगे। अनुमान है कि इस पदयात्रा को पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय लगेगा और इस बीच जो पटना या दिल्ली नहीं लौटेंगे, वहीं पटना से पश्चिम चंपारण के लिए निकलेंगे। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि देश में सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का दृढ़ संकल्प। पहला महत्वपूर्ण कदम समाज की मदद से एक नई और बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए अगले 12-15 महीनों में बिहार के शहरों, गांव और कस्बों में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा पश्चिम चंपारण की भितिहारवा में गांधी आश्रम से शुरू की है, जहां राष्ट्रपिता ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। यात्रा से पहले किशोर ने नागरिक सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए बिहार के प्रत्येक जिले का दौरा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि राज्य को न केवल सरकार बदलने की आवश्यकता है, बल्कि व्यवस्था को बदलने के लिए भी अच्छे लोगों के साथ आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिनमें जमीनी स्तर पर सही लोगों की पहचान करना और उन्हें एक लोकतांत्रिक मंच पर लाना शामिल है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों को शामिल करके राज्य के लिए एक विजन दस्तावेज बनाने का भी काम करेगा। राजनीतिकार रणनीतिकार प्रशांत किशोर साल 2018 में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक आलोचना करने के पर 2020 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। खासकर जब नीतीश कुमार ने संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन किया था, तब प्रशांत किशोर ने उनकी आलोचना की थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने उन्हें पहले दिल्ली और फिर पटना में मिलकर दोबारा साथ काम करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई, अपने बेटे को रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़े। जहाँ रहते हैं आप बताइए, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ का जवान आदमी मजदूरी करने घर छोड़कर बाहर नहीं गया है। 10,000, 12,000, 15,000 रुपया के लिए पूरा साल लोग देश के सुदूर राज्यों में दूर जाकर परिवार छोड़कर उसको काम करना पड़ता है। अगर वो पैसे का व्यवस्था यही होता तो कोई अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहता। कैसे होगा? जो आदमी मंच पर खड़ा होता है वो बताता है कि हम ही वो आदमी हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। मैं आपको आज बताने आया हूँ, इस अभियान को जब हम शुरू कर रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर के पास ये बुद्धि और ताकत नहीं है कि हम सबकी जिंदगी बदल दे। अगर कोई आदमी, कोई दल ऐसा कहता है तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं करने वाला। कैसे होगा? समाज के प्रयास से होगा। आपके हमारे मिलकर प्रयास करने से ही स्थिति सुधरेगी। आपको ये समझना होगा कि बिहार की स्थिति तब सुधरेगी जब समाज में जो सही लोग हैं, जो समाज को समझते हैं, जिनमें काबिलियत है, पैसा हो न हो लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा है, ऐसे लोगों को अगर जीत कर आगे बढ़ाया जाए तो ही समाज का भला हो सकता है। इसी अभियान को लेकर यहाँ आए हैं। रैली करने नहीं आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं। आज अभी यही आपके गांव से चलना शुरू करेंगे, पदयात्रा शुरू करेंगे और पूरे बिहार में सारे ब्लॉक, जितने प्रखंड हैं, जितने शहर हैं और जितने ज्यादातर पंचायत हैं, वहां पैदल चलकर खुद आपसे मिलने के लिए आएंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके शहर में हजारों ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनसे मेरा परिचय नहीं है। वो हमारे पास आए या न आए, हम ही उनके पास चल कर जाएंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब बीते 3 दिनों से कर्नाटक में है। रविवार को इस यात्रा में राहुल गांधी बदनवालों से मैसूर तक 10 किलोमीटर से अधिक तक चले और सड़क के दोनों ओर दर्शकों की भीड़ उनका स्वागत किया। इसके बाद शाम को उन्होंने मैसूर में एक रैली को संबोधित भी किया। राहुल रैली को संबोधित कर ही रहे थे तभी तेज बारिश आ गई, लेकिन राहुल गांधी ने अपना भाषण नहीं रोका। उन्होंने इस दौरान भाजपा कर के निशान साधे और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एकजुट करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। बारिश तेज होने के बाद भी राहुल ने भाषण जारी रखने का फैसला किया। इस दौरान भीड़ ने उनका उत्साहवर्धन भी किया। राहुल ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह यात्रा जारी रहेगी और रुकेगी नहीं। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका है। गर्मी, तूफान, ठंड भी इस यात्रा को रोक नहीं सकती है। गांधी ने सभा से कहा कि नदी जैसी यात्रा जारी रहेगी और इस नदी में आपको नफरत या हिंसा का कोई निशान नहीं मिलेगा। मैसूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। इसका उद्देश्य भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाए गए घृणा और हिंसा को रोकना है। गांधी ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी नफरत और हिंसा फैलाए, यह यात्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और लोगों को एकजुट करेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पूरा का पूरा फायदा चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। बीच में कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को महाअष्टमी के मौके पर पटना के शीतला माता मंदिर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने आम वक्त की तरह मां की पूजा की थी। उनके साथ ही मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे थे। इस मौके पर शीतला मंदिर की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस दुर्गा पूजा में सीएम नीतीश में श्रद्धा भक्ति ज्यादा देखी जा रही है। उन्हें माता के आगे शीश नवाकर उनके चरण छुए और पुरोहित से भी आशीर्वाद दिया। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुरोहित ने टीका लगाकर और माता की चुनरी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया था। शीतला मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नीतीश कुमार पतन देवी मंदिर पहुंचे थे और मां से आशीर्वाद लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीती रात भी पटना में पूजा पंडाल में पहुंचे थे। मां का पट खुलने के बाद पंडाल में जाकर उन्हें मां दुर्गा के दर्शन के लिए और आरती में भाग लिया था। मुख्यमंत्री ने पटना में कई बार मंदिरों और पूजा पंडालों का दौरा किया। उन्होंने पदाधिकारियों को हार के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने और उपद्रवी तत्व पर सख्त कार्रवाई करने को निर्देश दिए थे। सोमवार को शीतला माता मंदिर में पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि सीएम ने महाअष्टमी पर विधिवत शक्ति पूजा की थी। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। हाँ, बच्चा हमारे पास है। तो आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे 2,270 रुपए लेके आ जाइए। 2,270? वो ऑटो डबल भाड़ा मांगता है। कहता है रिटर्न सवारी नहीं मिलती। रैपिडो ऑटो ट्राई कीजिए ना इस बार। सबसे किफायती भी है और घर तक पिकअप भी कर लेगा। सब कुछ ऐप पर है। रैपिडो ऑटो, फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर।
My Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं राजस्थान में शतावर संगठन को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। पायलट और गहलोत खेमे में बटी कांग्रेस में लगातार अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनावी नहीं लड़ने के बाद राजस्थान में नेतृत्व बदलने पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। इस बीच रविवार को गांधी जयंती पर सिरोही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण के मौके पर सिरोही विधायक और मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार सैम लोढ़ा ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया था। लोढ़ा ने अपने संबोधन में गहलोत सरकार के 5 साल पूरे करने पर संजय जारी किया। किसी विकास कार्य के बारे में जानकारी देते हुए सीएम के सलाहकार ने कहा कि अगर सरकार जनवरी तक रही तो बचे हुए विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। लोढ़ा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। मालूम हो कि स्वयं लोढ़ा निर्दलीय विधायक है और सरकार को समर्थन कर रहे हैं। गहलोत के करीबी माने जाते हैं। बता दें कि लोढ़ा के बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि गहलोत सरकार जनवरी से पहले गिर सकती है। हालांकि विधायक ने सीधे तौर पर सरकार गिरने की बात नहीं कही है। अंतिम प्रक्रिया में है। उम्मीद करता हूं अगर सरकार कायम रही तो जनवरी में उस काम को भी चालू करेंगे। आपके पड़ोस में कोर्ट बना रहे हैं 8 मंजिल का, उसका भी काम चालू हो गया है। बहुत से हमारे बुजुर्ग, हमारे डीजे साहब ऊपर बैठते थे तो उनको उनकी कोर्ट में अपीयर होना है तो जाने में बहुत कठिनाई होती थी, तो वो भी शुरू हो रहा है। और उसके ठीक बगल में सिरोही का मिनी सचिवालय की स्वीकृति अंतिम प्रक्रिया में है। 50 करोड़ रुपए लगा करके उसका निर्माण करेंगे। अभी एसपी साहब और कलेक्टर साहब अलग अलग जगह बैठते हैं, इन दोनों को एक ही बिल्डिंग में लाएंगे। इसके अलावा भी और भी कुछ बातें मैं बता सकता था विकास से रिलेटेड, लेकिन समय की जितनी सीमा है, आप सब लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मैं इस मौके पर आपकी भावनाओं में अपनी भावना सम्मिलित करते हुए पूज्य महात्मा गांधी को विनम्रता से नमन करता हूं। और जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं उनको एक विनती जरूर करना चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, आनंदित तो होंगे ही, लेकिन इतने मजबूत बन जाएंगे कि कभी किसी के सामने आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। आप सबके आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं चौहान नगर तलवंडी क्षेत्र स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती सामुदायिक भवन में 4141 कन्याओं को पूजन किया गया। निमंत्रित इन कन्याओं के अलावा 1000 के करीब अन्य कन्याएं भी शामिल हुई, उनका भी पूजन किया गया। श्री कृष्णा मित्र मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों की कन्याएं शामिल हुई। मंडल के कार्यकर्ताओं ने बेटियों के पैर धुलाए, फिर पंडाल में बिठाकर स्नेहपूर्वक भोजन करवाया। बच्चों ने हलवा, पूरी, चने, नमकीन व आलू मटर की सब्जी का आनंद भी उठाया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों से बेटियों को लाया गया। मंडल के कार्यकर्ताओं ने चौकियों पर थाली सजाकर भोजन परोसा और मनोहार किया। भोजन के बाद बेटियों का पूजन किया गया और पान खिलाकर श्रद्धानुसार भेंट देकर चप्पल पहनाई। बेटियों को बेटियां गदगद हो गई। कुछ बेटियां तो देवी का स्वरूप सच सच कर आई। देवी स्वरूपा कन्याओं के आगमन के उन पे पैर धुलाए व आदरपूर्वक पंडाल में लेकर आए। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन से पूर्व इंतजार में परेशान न हो पड़े, इसके लिए वेटिंग हॉल व पानी इत्यादि व्यवस्था की गई। विभिन्न क्षेत्रों में घर से लाने ले जाने के लिए 10 बस व 50 के करीब ऑटो की व्यवस्था भी की। बेटियों के साथ कुछ बच्चे भी आए, उन्हें भी भोजन करवाया। आयोजन के माध्यम से बेटियों व परिजनों को शिक्षा व बेटी बचाओ का संदेश भी दिया गया। उपहार के रूप में शैक्षिक सामग्री भेंट कर दी। उन्होंने मन लगाकर पढ़ने की सीख ली। वही बेटी है कुदरत का उपहार है, इन्हें दो जीने का अधिकार। बनना चाहते हो देश का महान तो मत करो कोख में बेटियों का अपमान। सरीखे स्लोगन से बेटी बचाओ का संदेश दिया। इससे पहले देवी का पूजन किया। मडाल के राजेश माहेश्वरी, पंकज सिंधल, विजय जैन, अतुल शर्मा, अंकुर गोयल, नवीन खंडेलवाल व अन्य लोग मौजूद रहे। पदाधिकारियों के अनुसार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी आवेदन किया गया है। ये हमने आज से 15 साल पहले 9 कन्याओं से चालू किया था, शुरुआत की थी, और फिर इसके साथ बढ़ते आज 2022 में 41 कन्याओं का भोजन श्री कृष्ण मित्र मंडल के द्वारा सभी मित्रों के द्वारा रखा गया है और इसमें पूरे कोटा के सभी मित्रों का सहयोग होता है। और आज हमने कोई टारगेट नहीं लिया, लेकिन अभी तक करीबन 3500 कन्याएं भोजन कर चुकी है।
और हम जो है मतलब कोटा की एक एक बस्ती में जाते हैं, एक एक बस्ती में हर वॉलंटियर से बात करते हैं, हर लिस्ट बनाते हैं, वहाँ से कन्याओं की कन्विंसिंग करते हैं और टोटल करीबन 17-18 बस्तियाँ हैं कोटा की। 17-18 बस्तियों में करीबन 15-20 बसें लगती है और करीबन 150 ऑटो लगते हैं। तो मंडल द्वारा ये 15वां आयोजन है और इस 15वां आयोजन में जैसे आपने बताया कि मात्र 60 कन्याओं से चालू किया था और आज 4141 कन्याओं का पूजन और भोजन दोनों किया जा रहा है। तो मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल के अध्यक्ष राजेश माहेश्वरी इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि किस तरह का इन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक एक कन्याओं को सारे कार्यकर्ता बंधु बहुत प्रेम से भोजन करा रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। एक देखने लायक इनकी मिसाल। पंजाब पुलिस ने रविवार को शव को साहिब इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तारी के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि इस आतंकी मॉड्यूल का संचालन कनाडा स्थित आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला द्वारा किया जा रहा था, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स से कनाडा निवासी प्रमुख हरदीप सिंह का करीबी सहयोगी है। बताया गया है कि ये लोग जॉन के जरिए सीमा पार से हथियार मांगते रहे और उन्हें आगे सप्लाई करते थे। गिरफ्तार लोगों की पहचान मुगा गांव के चांद नवा निवासी विजय सिंह उर्फ गगन और घांच घूंची गुलाब सिंह वाला के निवासी रणजोत सिंह उर्फ ज्योति के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक रिवॉल्वर और एक पिस्तौल के अलावा 21 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने फिरोजपुर के आरिफ के गांव से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 60 कारतूस बरामद किए थे। इसके 4 दिन बाद यह गिरफ्तारी की गई है। जांच से पता चला है कि इस खेप को आतंकवादी का अर्श डालक के निर्देश पर एक ड्रोन का उपयोग करके गिराया गया था और आरिफ के गांव से विजय सिंह और रणजोत सिंह द्वारा इसे प्राप्त किया जाना था। पंजाब के DGP का कहना है कि फिरोजपुर से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद होने के बाद राज्य में खुफिया तौर पर बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके। इसी अभियान के दौरान रूपनगर की पुलिस ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। अजमेर में एक रात में 500 मीटर दूर 2 घरों में लूट और लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। लूट की कोशिश एक बिल्डर के घर में की गई, वहीं एक चर्च के घर में चोरी करने में चोर कामयाब हो गए। सुबह जब चौकीदार घर पहुंचा तो उसे ताला टूटे मिली, जिसकी सूचना उसने चर्च के रिश्तेदारों को दी। चोरी की सूचना पर कृष्णगंज थाना प्रभारी थाने के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। चोरों ने जज के मकान के सोने चांदी के जेवरात सहित हजारों की नकदी चोरी की है। जज में उनका परिवार ओडिशा यात्रा पर गया हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंचशील नगर ब्लॉक निवासी जिला एवं श्रेष्ठ न्यायाधीश सुकेश कुमार जैन के घर देर रात चोरों ने घर में प्रवेश किया और अलमारियों के ताले तोड़कर सामान को बिखेरते हुए सारा सामान चोरी करके फरार हो गए। सुबह जब न्यायाधीश के घर का चौकीदार पहुंचा तो उसे ताले टूटे हुए मिले, जिसके बाद चौकीदार ने उसकी सूचना जज के मामा प्रभात सुगानी को दी। मामा जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें घर के अंदर सामान बिखरा हुआ मिला और ताले टूटे हुए दिखे। इसकी सूचना उन्हें कृष्णगंज थाना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही कृष्णगंज थाना प्रभारी अरविंद चानन थाने के जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जज सुकेश जैन ने मामा प्रभात सुगानी ने बताया कि उनके भांजे सुकेश जैन जिला एवं सेशन न्यायाधीश वह अपने परिवार के साथ उड़ीसा यात्रा पर गए हुए हैं। पिछले से उनके घर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि भांजे को चोरी की जानकारी दी तो प्रारंभिक जांच में आया है कि चोर मकान से सोने चांदी के जेवरात सहित 40,000 रुपए नकद लेकर गए हैं। हालांकि जब परिवार घर पहुंचेगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या क्या चोरी हुआ है। जज के मामा ने मामले की शिकायत कृष्णगंज थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने आके देखा तो सब ताले टूटे हुए थे अलमारियों के, जितनी भी अलमारियाँ 8-7 अलमारियाँ हैं और सामान थोड़ा बिखरा हुआ था, किसी में नहीं था। चांदी की मूर्ति थी एक माइट भगवान की और कुछ सिक्के विक्के और कुछ कैश था 40-50 हज़ार करीबन। मकान में क्या क्या वस्तु या जेवरात चोरी हुए हैं, यह मकान मालिक न्यायिक अधिकारी व उनके परिवार के सदस्य आने पर ही पता चले। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के देश में जानमाल का काफी नुकसान किया है।
पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ ने 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा 12,000 से अधिक लोग इस बाढ़ की चपेट में आने से घायल हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने कहा है कि जून के बाद देश में हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 1,695 लोग मारे गए, जबकि 12,865 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि पाकिस्तान में जून 2022 के बाद से जमकर बारिश हुई, जिससे देश में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई और कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। इसके कारण देश में हालात और भी खराब हुए हैं और इससे मानव जीवन, संपत्ति, कृषि और बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पाकिस्तान सरकार द्वारा देश और शहर प्रांतों में 81 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। इस भीषण बाढ़ से बलूचिस्तान, खैबर और सिंध प्रांत के सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान में सितंबर के मध्य तक 33 मिलियन लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कम से कम 1,481 लोग मारे गए थे और 12,720 से अधिक लोग घायल हुए थे। अकेले सिंध प्रांत में 1.5 मिलियन घरों को नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान स्थित शमशान घाट में हिंदू महिला का दाह संस्कार किया गया। इसके बाद अवशेषों को हिंदू रिवाज के अनुसार प्रवाहित किया जाना चाहिए, लेकिन वह अज्ञात लोगों ने छेड़खानी की। इसे लेकर हिंदू समुदाय में क्रोध व नाराजगी है। समुदाय के हजारों लोगों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान के कालत शहर में हजारों लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल यहाँ के स्मशान घाट पर एक हिंदू महिला की अंत्येष्टि की गई थी, जिसके बाद अवशेष के साथ छेड़छाड़ की गई। समुदाय के व्यापारियों ने विरोध जताया है और इस क्रम में अपनी दुकानें बंद कर दी है। सभी शाही बाजार एरिया में जमा हो गए हैं और विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई महाराज घनश्याम, दीवान हरिश्चंद्र और डॉक्टर नंदन लाल ने की। हिंदू समुदाय के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए राजनीतिक पार्टियां भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई हैं। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। समुदाय के नेताओं ने रैली के दौरान घटना की कड़ी निंदा की है। इन्होंने दोषियों के तुरंत गिरफ्तार की मांग करते हुए कहा कि इससे पूरे समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। हासिफ काशिम लहरी, मौलाना आतिकुर रहमान, हाजी अजीज ने भी इस मौके पर बात की और हिंदू समुदाय की मांगों को समर्थन किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। तो जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। ओ जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि इमरान खान को महिला जज को धमकाने के मामले में स्थानीय अदालत ने गिरफ्तार वारंट जारी किया था। इमरान खान को जज मोहसिन अख्तर कयानी ने 10,000 रुपये जमा कराने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है। इसके अलावा इमरान खान को 7 अक्टूबर से पहले स्थानीय अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान के अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। इमरान खान के दिए गए भाषण के कुछ घंटों बाद ही रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों की धमकी देने के मामले में इमरान खान खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ शनिवार को पुलिस के अनुरोध पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और साथ ही यह भी माना जा रहा था कि पाकिस्तान पुलिस इमरान खान के बनीगला आवास पर छापेमारी कर सकती थी।
इमरान खान के वकील बाबर जवान ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने एक बार फिर स्वीडन और फिनलैंड के धमकी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने कहा कि अगर वे अंकारा से किए गए अपने वादे पूरे नहीं कर सकती तो वे नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रयासों में रोक देंगे। पिछले शनिवार को तुर्की की संसद में बोलते हुए राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि तुर्की ने बारीकी से निगरानी की है कि क्या स्वीडन और फिनलैंड द्वारा किए गए वादों को पूरा किया गया था। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे देश के किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते तब तक हम अपनी सैद्धांतिक स्थितियों को बनाए रखेंगे। अंतिम निर्णय हमारी संसद द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी 30 सदस्य देश द्वारा नाटो सदस्यता आवेदन को मंजूरी दी जानी चाहिए। बता दें कि अब तक जब हंगरी तुर्की को छोड़कर सभी नाटो सदस्य देश के स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता को मंजूरी दे रही है। इससे पहले मई माह में तुर्की ने घोषणा की थी कि वह नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड की मंजूरी को तब तक रोकेगा जब तक कि ये दोनों देश अपने क्षेत्र में सक्रिय कुर्द आतंकवादी समूह का समर्थन करना बंद नहीं कर देते। पाकिस्तान में फिल्मी कलाकारों की नापाक हरकत सामने आई है, जिसके बाद बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने घटना का एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि कुछ फिल्मी कलाकार जूते पहनकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित गुरुद्वारा पंजाब साहिब के परिसर में प्रवेश कर गए। इतना ही नहीं, बिना अनुमति के सभी काफी देर तक फिल्म की शूटिंग भी की। जानकारी के अनुसार फिल्म लाहौर के दर्जन भर मुस्लिम कलाकार पगड़ी बांधकर गुरुद्वारा में फिल्म के कुछ सीन शूट कर रहे थे। इसी दौरान जब गुरुद्वारा साहिब में आई संगत ने इन्हें जूता सहित अंदर देखा तो उन्होंने विरोध किया। बात करते हैं बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से सुशील मोदी उस पर लगातार हमलावर है। कार्तिकेय सिंह का कोर्ट से वारंट का मामला हो या सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप, शिक्षा मंत्री का तो उसके साथ पकड़े जाने का भी मामला सुशील मोदी ने उठाया था, जिसके बाद नीतीश सरकार की खूब फजीहत हुई थी। कार्तिकेय सिंह का विभाग बदलना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कार्तिकेय के इस्तीफे के बाद सुशील मोदी ने कहा था कि पहला विकेट गिर गया, कई और विकेट गिरेंगे। अब जब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है, तब सुशील मोदी ने कहा कि 2 महीने में बिहार सरकार का दूसरा विकेट गिर गया। अब नीतीश कुमार की फजीहत होनी बाकी है। सुशील मोदी ने अपने अंदाज में नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वह पहले से ही कह रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। उन पर गंभीर अपराध के आरोप है। सुधाकर सिंह पर भी गबन का आरोप है। राज्य खाद्य निगम का करोड़ों रुपया इन पर बकाया है और गबन के आरोप में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 60 लाख जमा करने पर उन्हें बेल मिला था। दो महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और अब ये लड़ाई जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी, क्योंकि जगता बाबू का ये स्पष्ट मत है कि कृषि रोड मैप को चुनौती दे रहे हैं और कृषि बाजार समिति कानून को जो समाप्त किया गया था, उन दोनों चीज़ों को जगता बाबू चुनौती दे रहे हैं। तब ये मौज की लड़ाई नीतीश कुमार बनाम जगता बाबू की लड़ाई है कि जगता बाबू कृषि रोड मैप को समाप्त करने और बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित करने के पक्ष में। तो देखते हैं कि कौन झुकता है। और हम लोगों ने तो प्रारंभ में कहा था कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री नहीं बनाना चाहिए था, उस पर आपराधिक गंभीर आरोप हैं, उसका इस्तीफा हुआ। और हम लोगों ने सुधाकर सिंह पर भी आरोप लगाया था कि जो बिहार फूड सप्लाई कॉरपोरेशन है, राज्य खाद्य निगम, उसका करोड़ों रुपए इन पर बकाया है। इन पर गबन करने का आरोप है। इस आरोप में इनको जेल जाना पड़ा था। 60 लाख रुपए जमा करने पर इनको बेल हुआ और अब ये बेल पर हैं। तो जिस व्यक्ति पर सरकारी राशि के गबन का गंभीर आरोप है,
भ्रष्टाचार से जुड़े मामले। बात करते हैं अपनी रक्षा जरूरत के लिए भारत केवल हथियारों का आयात ही नहीं करता बल्कि अब उन मुल्कों की सूची में शामिल है जो इसका निर्यात करते हैं। भारत के कुछ हथियारों की विदेशी सेना में मांग बढ़ गई है। रक्षा सौदों को लेकर भारत के कुछ मुल्कों के साथ डील फाइनल हो चुकी है। कुछ देशों के साथ यह डील एडवांस स्टेज में चल रही है। कुछ ने भारत के साथ रक्षा उपकरण लेने की इच्छा जताई है। इस कड़ी में जानते हैं कि भारत कौन रक्षा उपकरणों में खूब है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार की प्रतियोगिता में इन हथियारों ने अपना लोह मनवाया है। भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया में है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भेजने का फैसला लिया है। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ब्राजील समेत 15 देश अब तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। बीते 5 वर्षों से भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया में है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला लिया है। वियतनाम बीते 5 वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, हनोई ने ब्रह्मोस खरीदने का आवेदन वर्ष 2011 में कर रखा है। आम आदमी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों घर भाग के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए राघव चड्ढा पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात में है। वह रोजाना केवल गरबा के पंडालों में पहुंच रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों के साथ गरबा खेलते हुए वीडियो पे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। सांसद चड्ढा ने सोमवार को भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। इसमें वह सूरत में आयोजित गरबा पंडाल में गरबा खेल रहे हैं। उन्होंने गुजरात की पुरातन संस्कृति को गरबा के माध्यम से जीवंत रखने के लिए गुजरातियों का आभार प्रकट किया है। बता दें कि सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सांसद राघव चड्ढा को गुजरात में पार्टी का सहप्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें सहप्रभारी बनाकर भेजा गया था। चूंकि इन दिनों त्योहारी सीजन है और गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, इस समय चड्ढा ने भी वहाँ की स्थानीयता में रंगने के लिए इन दिनों खूब गरबा का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही सांसद राघव चड्ढा ने भाजपा के गढ़ गुजरात में अपनी पार्टी को विजय दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। रविवार को गांधी जयंती के अवसर पर सांसद चड्ढा ने दोपहर में बापू का आशीर्वाद लिया और सत्याग्रह के लिए विश्वविख्यात दांडी की पवित्र भूमि से गुजरात परिवर्तन सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने सूरत में भव्य रोड शो भी निकाला। बात करते हैं कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोगों के गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। गुस्साए लोगों सड़क पर लेकर सोशल मीडिया पर केस की सख्ती से जांच के साथ आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसके मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केस की जांच के लिए SIT का गठन किया था, जिसकी प्रभारी DIG एंड ऑर्डर रेणुका देवी है। अंकिता मर्डर केस को लेकर SIT टीम की प्रभारी रेणुका देवी ने कहा कि हत्याकांड केस में तीनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जहां इस मामले से लेकर उनसे गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में हमारे साथ काफी महत्वपूर्ण सबूत लगे हैं। रिजोर्ट पर मौजूद रहे VIP गेस्टों के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जल्दी इनके बारे में बताएंगे। फिलहाल इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। टीम के पास इस केस के पर्याप्त सबूत है। SIT प्रभारी रेणुका देवी ने बताया कि हम तीनों आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उनसे विस्तृत ली गई इस जानकारी के बारे में हमारे साथ घटनास्थल से काफी अहम सबूत भी लगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें रिजॉर्ट में लगे CCTV फुटेज से भी कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने बताया कि हमारी टीम ने रिजॉर्ट और उसके पीछे स्थित आचार की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स से पूछताछ की है। इसके अलावा इस मामले से जुड़े राजस्व विभाग के कर्मचारियों से भी इस विषय पर पूछताछ की गई है। पोस्टमार्टम सभी को पता है, पोस्टमार्टम पैनल ऑफ डॉक्टर के द्वारा किया गया है एंड उस पर पूरा पोस्टमार्टम का प्रोसीजर है, वो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है, वीडियोग्राफी हुआ है। और ये हमने डॉक्टर को टीम से काफ़ी डिस्कस किया है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में उनसे, एंड डॉक्टर को, पैनल ऑफ डॉक्टर्स को हमने घटनास्थल भी दिखाए। यही घटनास्थल है, यहाँ पर ही घटना हुआ है। सो घटनास्थल और पोस्टमार्टम का दोनों लेके डॉक्टर से मतलब रिपोर्ट भी लिया गया है। सो अभी तक का हमारा विवेचना में एविडेंसेस हैं, वो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई अलग नहीं है, मतलब कब घटना हुआ है और कैसे कैसे हुआ, उसको हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी हमें सपोर्टिव एविडेंस है। अभी घटना से जुड़ा हुआ विटनेसेस हैं, उनसे हमने पूछताछ किया है और हमने ये अक्यूज्ड को अभी PCR में लिया था, हमने क्राइम सीन को भी उनको ले गए। सो उनमें हमने जानकारी हुआ है, वो सभी चीज़ें में कोई अलग नहीं है, कोई चीज़ अलग नहीं आ रहा है। हमने उनके रिसोर्ट के कितना भी कर्मचारी हैं उनसे हमने काफ़ी पूछताछ किया था, उसमें ये पता चला था उनको रिसोर्ट में रूम्स का कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरीज में रखे हैं। उसके सबसे टॉप क्लास का कैटेगरी वाला रूम्स है,
और उसमें कोई भी स्टे करते हैं उनको मतलब जनरली वीआईपी कहा जाता है, बिकॉज वो उस रूम में स्टे करते हैं। सो अभी तक का हमारा विवेचना में ये जान। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।